अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। और लिक्विड्स के इस चैप्टर में लास्ट टाइम हमने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो। ठीक, तो लिक्विड्स के चैप्टर में लास्ट टाइम हमने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्कस की थी और आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो चलिए जी, एप्लीकेशंस स्टूडेंट्स कहते हैं इस्तेमालात को। ठीक, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इस्तेमाल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट्स थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़। हाइड्रोजन बॉन्डिंग असर डालता है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ पर। स्टूडेंट्स, इसमें लफ्ज़ जो थर्मो है इसका मतलब होता है हरारत और डायनामिक्स कहते हैं हरकत को। ठीक, और यहाँ इसका पूरा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ का पूरा मतलब होता है जैसा सच एज मेल्टिंग पॉइंट को कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो हीट जिससे कोई लिक्विड बुखारात बन के उड़ना शुरू कर दे, वेपर बनना शुरू कर दे, उसे हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग असर डालता है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन वगैरह पर ऑफ कंपाउंड्स के। मॉलिक्यूल्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड, वो मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो, हायर वैल्यूज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो उनमें ज़्यादा होगी मेल्टिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट भी और हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज़्यादा होगी। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4 है। अब स्टूडेंट्स, हाइड्राइड्स क्या होते हैं? ठीक है, किसी भी कंपाउंड के आखिर में जब H लग जाए तो उसे हम हाइड्राइड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब देखिए, जैसे कार्बन है, अगर इसके आखिर में हम हाइड्रोजन लगा दे तो एक कार्बन का हाइड्राइड बन जाएगा। सिलिकॉन के आखिर में हाइड्रोजन लगा दे तो सिलिकॉन का हाइड्राइड बन जाएगा। तो हम हाइड्राइड्स की बात करेंगे ग्रुप 4 के। ठीक है, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4A और 4A ग्रुप स्टूडेंट्स आपको पता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम वगैरह वाला फैमिली है, नंबर 4। ठीक है, और टिन वगैरह भी इसके अंदर आता है। तो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4A हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। देन ग्रुप 5A बनिस्बत 5A वाले के जो नाइट्रोजन फैमिली है, और 6A वाला जो ऑक्सीजन फैमिली, और 7A वाला जो हेलोजेंस है। तो इन तीनों के मुकाबले में, यानी इसके हाइड्राइड्स को अगर हम लें, इसके हाइड्राइड्स को लें और इसके मुकाबले में ग्रुप 4A के जो हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, इन हाइड्राइड्स की जो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह है वो कम होगी। दिस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ग्रुप 4A एलिमेंट्स, क्योंकि जो 4A वाले हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता और इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक, अब हम इस टेबल पे आते हैं यही चीज़ समझने के लिए। देखिए जी, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4A यहाँ बने हुए हैं, CH4 है, सिलिकॉन हाइड्राइड है, जर्मीनियम का हाइड्राइड है। यहाँ पर हाइड्राइड्स ऑफ 5A के बने हुए हैं, अमोनिया है, फास्फोरस का हाइड्राइड है, आर्सेनिक का। और इधर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 6A बने हुए हैं, वाटर है, H2S से और हाइड्रोजन सेलेनियम के साथ है। इसी तरह हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 7A, इसमें हाइड्रोजन का फ्लोराइड है, क्लोराइड और ब्रोमाइड है। ठीक, अब स्टूडेंट्स ये देखिए, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। तो अब देखिए जी, आप मीथेन को देखें और इसके मुकाबले में इनके हाइड्राइड्स को देखें। ठीक है, यानी कार्बन का जो हाइड्राइड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट सेंटीग्रेड के अंदर -164 सेंटीग्रेड है। इसके मुकाबले में अमोनिया का कितना है? -33। इसका मतलब है ये प्लस की तरफ आ रहा है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 सेंटीग्रेड और हाइड्रोजन फ्लोराइड का 19.9 सेंटीग्रेड। क्योंकि इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है तो इनको बॉयल करना ज़रा मुश्किल है, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो बहुत ही आसानी से ये बॉयल हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह सेकेंड आप रो को देखें, सिलिकॉन के हाइड्राइड को देखें, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? -112 पर ही उड़ रहा होता है। इसके मुकाबले में फास्फोरस का हाइड्राइड -88, फिर सल्फाइड का जो हाइड्राइड है वो -60 पे और क्लोराइड का -85 पे। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहा। इसी तरह जर्मीनियम हाइड्राइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है -52, जो कि कम है। अब इसमें ये -55, ये थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा है, यानी लोअर साइड पर है। ठीक है, लेकिन बाकी देखिए -41, -7 ये। तो
अब हमने देखा कि इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है ये सारे के सारे अक्सर माइनस के अंदर हैं, यानी ये माइनस में ही उड़ रहे होते हैं, वेपर्स की शक्ल में होते हैं। इनके मुकाबले में इनके थोड़े से कम है। तो इसकी वजह यह है कि ग्रुप 4 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से ये जल्दी बॉयल हो जाते हैं, और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, इस वजह से ज़रा देर से बॉयल होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एसिड की मजबूती। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पहले आप थोड़ा सा समझ लें कि एसिड की स्ट्रेंथ से, यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको ज़रा कॉन्सेप्ट समझा दूं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का मतलब क्या है, उसके बाद हम फिर इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए फ़र्ज़ करें ये एक एसिड है HCl, और इसी तरह CH3COOH एसिटिक एसिड भी एक एसिड है, यानी ये भी एक एसिड है और ये भी एक एसिड है। अब इन दोनों में ये जो H+ है, ठीक है, ये हाइड्रोजन बहुत आसानी से दे देता है। ठीक है, ये अपना हाइड्रोजन क्या करता है, आसानी से दे देता है। तो जो एसिड अपना हाइड्रोजन आसानी से दे दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, या हम कहते हैं उसका एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज़्यादा है। ठीक है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसके मुकाबले में ये जो एसिटिक एसिड है ये अपना H+ आसानी से नहीं देता, यानी ये H+ कम देता है। ठीक है, तो ये कहलाएगा वीक एसिड। क्या कहलाएगा, वीक एसिड। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड से मुराद H+ कितनी आसानी से दे सकता है, जो जितनी आसानी से H+ दे पानी के अंदर, या वैसे ही वो अच्छा एसिड है। तो अब देखिए जी, वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड। पानी के मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होते हैं। एसोसिएटेड का मतलब आप यहाँ ये समझ ले कि जुड़े हुए होते हैं विद ईच अदर, आपस में, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है, ये वाटर का तीसरा मॉलिक्यूल है। और स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि पानी के मॉलिक्यूलों पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से पार्शियल माइनस चार्ज होता है, और हाइड्रोजन्स पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो सारे मॉलिक्यूल इसी तरह होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब देखिए जी, ये आपस में क्या करेंगे, ये इसका जो माइनस है इसके प्लस के साथ अट्रैक्ट होगा, इसका माइनस इसको मैं मिटा दूं, मिट नहीं रहा, हाँ जी, ये इसके साथ। ठीक है, तो इस तरह से आपस में इनकी अट्रैक्शन हो रही होगी। ठीक है, बात समझ आ गई जी। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, आपस में जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड, पानी के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं आपस में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ रेगुलर हेक्सागोनल पैटर्न। कहते हैं जब टेम्परेचर लो होगा तो पानी के मॉलिक्यूल्स अरेंज करेंगे एक दूसरे को रेगुलर हेक्सागोनल पैटर्न में, यानी 6 कोने वाली तरतीब बनाएंगे। ठीक है, जैसे इधर आप देख रहे हैं, आपको ऐसा हेक्सागोनल पैटर्न नज़र आ रहा होगा, या आप इधर देखिए आपको हेक्सागोनल पैटर्न सा नज़र आ रहा है। इन सच अ वे, और इस तरह अपने आप को जोड़ते हैं, दैट एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड इन द स्ट्रक्चर, के खाली जगह बन जाती हैं उसके स्ट्रक्चर के बीच में, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा खाली जगह। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ठीक है, तो यानी पानी को जब हम ठंडा करेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के शुरू में करीब आएंगे, और करीब आने के बाद उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस तरह से स्पेसेस बन जाएंगी। ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा और स्पेसेस बन जाएंगी। कम टेम्परेचर पर, एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर पानी के मॉलिक्यूल्स अरेंज करते हैं अपने आप को 6 कोने वाली तरतीब में, यानी जब ये बर्फ़ बन रहा हो। इन सच अ वे, इस तरह, दैट एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड, कि खाली जगह बन जाती हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, बर्फ़ के स्ट्रक्चर में, एंड इट एक्सपेंड्स, और ये फैल जाता है, यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते हैं। इन दिस केस, इस केस में
आइस ऑक्यूपाइज 10% मोर स्पेस, बर्फ़ पकड़ती है 10% ज़्यादा जगह, एंड इट इज़ डेंसिटी डिक्रीजेज, और इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, कम, यानी ये हल्का हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट आइस क्यूब्स एंड आइसबर्ग्स, इसी के नतीजे में बर्फ़ के जो क्यूब्स होते हैं या बर्फ़ के जो तोदे होते हैं, फ्लोट ऑन वाटर, तैरते हैं पानी के ऊपर। एंस आइस इज़ एन इंसुलेटर ऑफ हीट, बस आइस इंसुलेटर है हीट का, यानी इसमें से हीट गुजर नहीं सकता। एंड इट प्रिवेंट्स द अंडरनीथ वाटर, और ये बचाती है नीचे की पानी को फ्रॉम फ्रीजिंग जमने से। ये समंदर वगैरह की बात हो रही ठंडे इलाकों में। ठंडे इलाकों में समंदर ऊपर से जम जाता है, ऊपर जो बर्फ़ जम जाती है वो फिर बाहर की ठंड को अंदर नहीं जाने देती और अंदर की हीट को बाहर आने नहीं देती, उसकी बात हो रही है। देयरफॉर फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ, इसीलिए मछलियाँ और दूसरे जो पानी के जानदार हैं कैन सर्वाइव, जिंदा रहते हैं, विदाउट बीइंग फ्रोजन, बगैर जमे, अंडर दिस लेयर ऑफ आइस, बर्फ़ के नीचे, इन द विंटर सीजन, सर्दियों में। उसके बाद है जी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, बायोलॉजिकल फ़ायदा क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, जो मखसूस स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का या डीएनए का, विच आर रिक्वायर्ड फॉर देयर फंक्शन, और इनका ये स्ट्रक्चर ज़रूरी होता है इनके काम के लिए, आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी किसकी वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन बने होते हैं लंबे लंबे चेन से अमीनो एसिड के। अब स्टूडेंट यहाँ देखें, ये प्रोटीन का एक लंबा सा चेन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ये देखिए जी, ये बीच में ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पोर्शन, ये एक अमीनो एसिड है, ये क्या चीज़ है, और बिल्कुल इसी तरह ये दूसरा अमीनो एसिड है। तो प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर्स है, अब देखिए इधर भी इसी तरह से है, ये भी अमीनो एसिड है और ये भी अमीनो एसिड है, और बिल्कुल इसी तरह ये भी एक अमीनो एसिड है, ये भी एक अमीनो एसिड है। तो प्रोटीन का चेन जो आपस में इस तरह से फोल्ड हुआ होता है या जुड़ा होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही जुड़ा होता है, जो कि अमीनो एसिड्स के बीच में होता है, ठीक है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन बने होते हैं लंबे चेन से अमीनो एसिड के, विच आर कोइल्ड अराउंड ईच अदर, जो मुड़े होते हैं एक दूसरे के ऊपर, इनटू स्पाइरल शेप, स्प्रिंग की तरह, कॉल्ड हेलिक्स, और इसे हम कहते हैं हेलिक्स। दिस हेलिक्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। डीएनए यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कंटेन्स 2 स्पाइरल चेन्स, इसमें 2 इस तरह के स्पाइरल चेन्स होते हैं डीएनए के अंदर, विच आर इन हेलिक्स शेप, और ये हेलिक्स यानी सीढ़ी की शक्ल में होते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जुड़े होते हैं। यहाँ इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक चेन है, ठीक है, ये वाला, ये एक चेन है डीएनए का, और ये दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, 2 स्ट्रैंड्स है, और इनके बीच आप देखिए, सॉरी यहाँ पर ये है, ठीक है, ये इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ साइटोसिन और ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, और यहाँ पर इसी तरह साइटोसिन और ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। इधर एडेनिन थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी एडेनिन थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद है, ठीक। तो डीएनए का स्ट्रक्चर आपस में जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसके बाद नंबर 4, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा हरारत की गुंजाइश रखना पानी का, यानी पानी के मालिक्यूल की जो हरारती गुंजाइश है, हीट अपने अंदर रख सकता है 4.18 जॉल पर ग्राम सेंटीग्रेड, यानी 1 ग्राम पानी के मालिक्यूल अपने अंदर 4.1 जॉल हीट को बर्दाश्त कर सकता है। स्पेसिफिक हीट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक हीट हरारत की मिकदार है, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, जो ज़रूरत होती है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 ग्राम किसी चीज़ की 1 सेंटीग्रेड तक। क्या मतलब हुआ इसके स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 1 ग्राम कोई भी चीज़ हो, चाहे पानी हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, 1 ग्राम, ठीक है। अब और इसका टेम्परेचर फ़र्ज़ करें इस वक्त 14 सेंटीग्रेड है। अब इसके टेम्परेचर को 14 सेंटीग्रेड से
अगर आप 15 सेंटीग्रेड पर ले जाना चाहते हैं तो इसे क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो इसका टेम्परेचर 14 से 15 पे जो जाएगा, इस दौरान ये जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, जितना हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, उस हीट को हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, अब बहुत ज़्यादा जो वैल्यू होती है स्पेसिफिक हीट की पानी की, यानी पानी जो बहुत ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए। वाटर टेक्स मोर टाइम इन गेनिंग एनर्जी, तो पानी ज़्यादा टाइम लेता है एनर्जी को हासिल करने में फ्रॉम द सन, सूरज से, इन डे टाइम, दिन को, टू बिकम वार्म, गर्म होने के लिए। यानी हमारी जो ज़मीन है स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारी ज़मीन के गिर्द आपको पता है फ़िज़ा मौजूद है, ठीक है, और ऊपर से सूरज से सनलाइट नीचे की तरफ आ रही होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पानी के बहुत ज़्यादा वेपर्स फ़िज़ा में मौजूद होते हैं, ठीक है, पानी के बहुत ज़्यादा वेपर्स फ़िज़ा के अंदर मौजूद होते हैं। फर्ज करें वाटर वेपर्स है, ठीक है, ये क्या है, वाटर के वेपर्स। अब होता ये है कि ये जो सूरज की रोशनी है ज़मीन पर जब आती है तो ये जो वाटर वेपर्स है दिन के टाइम, डे टाइम में, ठीक है, ये इस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस हीट को ज़मीन पर पहुंचने नहीं देते। तो इस तरह एब्जॉर्ब करते 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 इनका हीट बढ़ना शुरू हो जाता है सारा दिन, ठीक है। अब जब रात हो जाती है तो इसी हीट अब जब रात हो जाती है तो स्पेस से फिर यानी ठंड नीचे की तरफ आ रहा होता है, स्पेस से, ठीक है, ठंड नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो ये जो पानी गर्म था अब ये इस ठंड को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और सुबह तक ये जगह ठंडी हो जाती है, फिर दिन निकल आता है, फिर ये गर्म और ठंडा होता रहता है। तो ये ज़मीन को ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा होने से रोक रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, ये जो स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है पानी का, वाटर टेक्स मोर टाइम इन गेनिंग एनर्जी, तो पानी ज़्यादा टाइम लेता है एनर्जी लेने में फ्रॉम सन, सूरज से, इन द डे टाइम, दिन को, टू बिकम वार्म, गर्म होने पर। वंस इट हैज़ वार्म्ड अप, जब ये गर्म हो जाता है, डज नॉट कूल डाउन रैपिडली, जल्दी ठंडा नहीं होता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इसकी वजह से वाटर हैज़ इनॉर्मस इफेक्ट ऑन वेदर, पानी का बहुत ज़्यादा असर होता है, बड़े पैमाने पर असर होता है मौसम पर, एंड मॉडरेट्स द टेम्परेचर ऑन अर्थ, और ज़मीन पर टेम्परेचर को मुतदिल यानी दरमियाना रख रहा होता है, ठीक। इफ़ देयर वर नो वाटर ऑन अर्थ, अगर ज़मीन पर पानी नहीं होता, द टेम्परेचर वुड शूट अप इन डे टाइम, टेम्परेचर दिन को बहुत बढ़ जाता, एंड वुड फॉल स्टीपली एट नाइट, और बहुत ही नीचे चला जाता रात को। लास्ट इसका पॉइंट है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, हल पजीरी हाइड्रोजन बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड और सोल्यूबल इन ईच अदर, कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड रखते हैं आपस में हल हो सकते हैं। एग्जांपल, इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर। अब देखिए, ये अगर पानी का मॉलिक्यूल हो, हम जानते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल पे पार्शियल पॉजिटिव है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हाइड्रोजन पर, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन पर, ठीक। अब अगर हम इसमें इथेनॉल डाल दें, ठीक है, इस पानी में क्या डाल दें, इथेनॉल, इथेनॉल होता है CH3 CH2OH। अब इधर भी देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इधर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कमी की वजह से। अब होगा क्या कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, इस तरह पानी के इस बर्तन में इथेनॉल क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है, पानी के अंदर इथेनॉल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। इसी तरह एसिटिक एसिड भी पानी के अंदर हल हो सकता है। तो इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथेनॉल और एसिटिक एसिड हल होते हैं पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, वेयर एज मीथेनॉल एंड बेंजीन आर इनसोल्यूबल, जबकि मीथेनॉल और बेंजीन पानी में हल नहीं होते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये जो मीथेनॉल है ये मेरे ख्याल में मीथेनॉल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अलबत्ता हम बेंजीन की बात करेंगे, ठीक है। जैसे बेंजीन है C6H6, ठीक है, तो बेंजीन जो है पानी में हल नहीं हो सकता, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि बेंजीन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा।
अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।